नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। केरल राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है और पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो मेट्रो मैन ई श्रीधरन केरल के मुख्यमंत्री होंगे। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हुए ई श्रीधरन से बीते महीने ही बीजेपी ज्वाइन की थी। श्रीधरन के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही उनके ही चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर अटकलें लग रही थी, जिस पर अब विराम लग गया है। केरल के बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन ने घोषणा की कि ई श्रीधरन केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। Will Metro Man Kerala CM candidate? Party has announced it. Party has announced that E. Sridharan will be the Chief Minister candidate. हमारे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए। अखिलेश, कुछ ही दिनों पहले शामिल हुए हैं ई श्रीधरन बीजेपी में। जब वो शामिल हुए थे 88 साल की उनकी उम्र है। अब वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी बने हैं, जैसे कयास लगाए जा रहे थे। इसका कितना फायदा आप देखते हैं? वो जाहिर है कि बहुत पॉपुलर हैं, पूरे हिंदुस्तान में मेट्रो मैन के नाम से जाने जा रहे हैं। उनका मुख्यमंत्री पद के लिए उनका सामने आना कितना फायदा पहुंचा सकता है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि जो उसका जनाधार है केरल में थोड़ा इससे बढ़े, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लगातार केरल में बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। तो ई श्रीधरन को लाना, फिर उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश करना, ये बीजेपी का एक सोचा समझा दांव है। हालांकि हम जानते हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद घोषित करने के लिए एक प्रक्रिया का पालन होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दें, लेकिन ऐसा केरल में हुआ है क्योंकि वो एक अपवाद है। वहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास में पहली बार एक विधानसभा सीट जीती थी। तो बीजेपी को यही लगता है, कम से कम जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनको यही लगता है कि अगर श्रीधरन का नाम हम आगे बढ़ाते हैं तो इससे शायद थोड़ा वोट प्रतिशत हमारा बढ़ जाए। जहाँ तक खुद श्रीधरन का सवाल है, सही है कि वो 88 वर्ष के हैं। बीजेपी का अपना नियम, एक अघोषित नियम है कि 75 वर्ष से अधिक के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है, लेकिन श्रीधरन जब आए थे तभी ये कह दिया गया था कि उनको एक छूट दी जा रही है, वो चुनाव भी लड़ेंगे। और खुद श्रीधरन ने ये कहा था कि वो राज्यपाल जैसा कोई पद नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे वो जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर मौका मिला तो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए बीजेपी ने यह फैसला किया है। 7 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं और उसके बाद वहां पर राज्य के लिए जो बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची है वो जारी कर दी जाएगी। जी, दिलचस्प है। ये ई श्रीधरन 88 साल के हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए वो उनका चेहरा भी सामने आया है। ये देखना होगा कि कितना फायदा होता है बीजेपी को इससे। धन्यवाद आपका अखिलेश। और ये हो गई केरल की बात, लेकिन अभी ये केरल में जो चुनाव होना है उसमें मेट्रो मैन सीएम का चेहरा बने हैं। अब बात करते हैं बंगाल की। हम सोनार बांग्ला के बिक्री करते जेओ ना। तो बंगाल के दंगल में भी पूरी ताकत से दोनों पार्टियां, कम से कम टीएमसी और बीजेपी, उतर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे पर अब मंथन शुरू हो गया है और शाम होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि पहले और दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में हर सीट के लिए 3-3 नाम चुने जाने हैं, जिन्हें आज शाम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा और एक-एक नाम पर मुहर लगाई जाएगी। तो ये बहुत अहम है कि यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस बात पर फैसला ले रहा है कि क्या होना है। अब टिकटों का जो बंटवारा है वो बहुत अहम है और उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस तरह का प्रदर्शन रहता है पार्टी का बंगाल में, क्योंकि किस सीट से कौन चुनाव लड़ रहा है। हम ये भी जानते हैं कि टीएमसी से बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, अखिलेश, और इस पर ये कहा भी जा रहा है कि जो लोग टीएमसी से बीजेपी में आ गए हैं, दोनों पार्टियों का अपना अपना इसके ऊपर अपनी राय है। पर ये जो अभी टिकट बंटवारे की जो कवायद चल रही है उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, बड़ी अहम ये बैठक होनी है। फिर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक नाम पर मुहर लगाई जाएगी। तो किस तरह के नाम सामने आ रहे हैं इसमें?
देखिए, कई सारे नाम हैं बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं। ये बात ज़रूर है कि शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि वो नंदीग्राम से ही लड़ें, जहां से ममता बनर्जी पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। तो ये एक बहुत वीआईपी सीट हम कह सकते हैं कि नंदीग्राम हो सकती है इस ऐलान के बाद। दिलीप घोष के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद चुनाव न लड़ें। इसी तरह से मुकुल रॉय जो टीएमसी से बीजेपी में आए थे, वो भी चुनाव न लड़ें, इस तरह की संभावना है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। टीएमसी से बीजेपी में जो आए 1 दर्जन से अधिक विधायक हैं, उनके भी चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वो आए थे तो ये समझौता या डील करके ही आए होंगे कि बीजेपी भी उनको टिकट दे, तो सिटिंग गेटिंग फार्मूले के तहत उनको ये टिकट मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो पश्चिम बंगाल और असम के ऊपर चर्चा होनी है आज की केंद्रीय चुनाव समिति में। माना जा रहा है कि जो पहले 2 चरण हैं उनके लिए 50 से 60 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। हालांकि नामों का जो ऐलान है वो आज ना हो, क्योंकि वो सारे नाम इकट्ठे शायद 7 तारीख को हो, इस तरह की बात पार्टी की ओर से कही गई है। क्योंकि टीएमसी भी कल माना जा रहा है कि अपने सारे उम्मीदवार एक साथ घोषित करने जा रही है, तो बीजेपी की नज़र टीएमसी की सूची पर भी होगी। इस बीच असम को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। वहां पर बीजेपी ने अपने 2 जो सहयोगी हैं उनके साथ गठबंधन को करीब करीब अंतिम रूप दे दिया है। आज की जो शाम की सीसी की बैठक है उसमें असम के उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होगी। जी जी, धन्यवाद। तो असम और बंगाल दोनों में जो उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, इन नामों पर चर्चा जो है वो होनी है। पश्चिम बंगाल में अपनी पहली चुनावी रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वहां के लोगों से अपील की है कि वो मतदान के दिन ईवीएम पर बटन दबाकर ऐसा करंट लगाएं जिससे ममता बनर्जी अपनी कुर्सी से 2 फुट ऊपर उछल जाएं। जौनपुर में आयोजित चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। चुनाव आयोग की तारीख घोषणा के साथ चुनाव आयोग पर मेरा विश्वास है चुनाव के दिन सुबह उठिए, आपका जो भी भगवान हो उसका दर्शन करिए और चुनाव केंद्र पर जाइए, मतदान केंद्र पर, और कमल की बटन दबाइए। ऐसा करंट लगेगा कि ममता जी अपने कुर्सी से 2 फुट ऊपर उठ जाएगी। बस ये करंट लगा दो और फिर देखो विकास के बल्ब कैसे आपके घरों में जलेंगे। बंगाल की तस्वीर बदल जाएगी। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, महिला पुरुषों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और सुखी समृद्ध संपन्न बंगाल हिंदुस्तान के प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों में निर्माण होगा। इसी बात के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए मैं आया हूं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के तमाम पेट्रोल पंप डीलरों एवं दूसरी एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर अपने परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले होर्डिंग पोस्टर्स हटाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के मुताबिक ऐसे होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे कल तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी, इसे लेकर और आरोप लगाया था कि लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए लगाए गए होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का उपयोग करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव सर पर है और ऐसे में हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें जो हैं, हर पेट्रोल पंप पर होर्डिंग्स जो हैं वो इस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी तैयारी कर ली है और वो 11 मार्च को नंदीग्राम से अपना पर्चा दाखिल करेंगी। नंदीग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर इसका ऐलान ममता बनर्जी पहले ही कर चुकी हैं कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में पदयात्रा भी कर रही हैं। 7 मार्च को वो दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी की पदयात्रा कर रही हैं, जबकि 8 मार्च को वो कोलकाता में पदयात्रा में शामिल होंगी। इस बीच कोलकाता में टीएमसी मुख्यालय में आज एक अहम बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े नेता शामिल हुए। कोलकाता और अन्य सीटों पर पार्टी की स्थिति पर चर्चा की गई। कोलकाता की विधानसभा सीटों के हर वार्ड का विश्लेषण किया गया है। सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ गुप्ता,
यहाँ पे बीजेपी की अहम बैठक चल रही है और सीटों के जो बंटवारे हैं और टिकटों की जो घोषणा होनी है उसके ऊपर बहुत अहम चर्चा चल रही है। उधर ममता दीदी भी पूरी तैयारी से उतर चुकी हैं और आज जो टीएमसी की बैठक हुई है उसमें जो सीटों का आकलन किया गया है, सौरभ क्या बातें इस मीटिंग से सामने आई हैं? पदयात्रा की भी रणनीति बनाई है ममता बनर्जी ने। देखिए, इस वक्त जो साफ साफ पता चल रहा है, पश्चिम बंगाल के चुनाव सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है, इसका जो रैमिफिकेशंस है ये पूरा देश भर में होगा। और यही बात आप अगर इसी चुनाव की बात पूरी देश भर में चल रहा है, क्योंकि आज अगर आप देखें महाराष्ट्र के जो दो सहयोगी दल है कांग्रेस के, जो यहाँ पे तृणमूल के खिलाफ लड़ रहे हैं, दोनों दलों में ये बातचीत ऐसा लग रहा है कि वो तृणमूल को सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि शिवसेना है, शिवसेना आज कह दिए हैं कि पश्चिम बंगाल की जो शेरनी है वो ममता बनर्जी है और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो पूरी बहुमत से जीते। साथ साथ अगर आप देखें हम एनसीपी की बात करें जो शरद पवार की पार्टी है, वहां से भी हमको सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि एनसीपी भी इस जो टाई अप है कांग्रेस का और लेफ्ट का और अब्बास सिद्दीकी का, इससे उतनी खुश नहीं है। वो यूपीए में जरूर है लेकिन वो भी शायद ममता बनर्जी के साथ ही जाएंगे पश्चिम बंगाल में, या ममता बनर्जी के लिए सपोर्ट का ऐलान करेंगे पश्चिम बंगाल में। तो ममता बनर्जी को ऑपोजिशन के तरफ से, ऑपोजिशन पार्टीज के तरफ से सिवाय कांग्रेस और लेफ्ट छोड़ के ऐसे सारे पार्टी से सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी प्रचार का शुरुआत कर दी है वैसे तो, लेकिन 7 तारीख और 8 तारीख को बढ़ती हुई पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जो गैस की जो दाम है उसके खिलाफ पदयात्रा निकालेंगे। इस पदयात्रा में सिर्फ महिला रहेंगे, महिलाओं का पदयात्रा है ये। और इसमें ममता बनर्जी 7 तारीख को सिलीगुड़ी में करेंगे इसे, जो दार्जिलिंग मोड़ से फेमस मोड़ तक जाएगी, और 8 तारीख को कोलकाता में कॉलेज स्ट्रीट से एस्प्लेनेड तक ये पदयात्रा, महिलाओं की पदयात्रा रहेगी। और उसके साथ साथ ममता बनर्जी का 11 तारीख को वो अपना नॉमिनेशन भरने हल्दिया में जाएंगे। उनका इस बार उम्मीदवारी जो है वो नंदीग्राम से है, उन्होंने खुद ही अनाउंस किए हैं, तो नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगे। तो इसकी उम्मीदवारी जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वो हल्दिया जाएंगे। और बीजेपी का भी एक बड़ी रैली है 7 तारीख को। प्रधानमंत्री यहाँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड जिसे कहा जाता है, जिसमें पिछली रविवार को लेफ्ट और कांग्रेस ने रैली की थी, वहां पे आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का रैली भी है। तो चुनावी माहौल तो पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से है, लेकिन पूरी देश की नज़र इस चुनाव पे है, ऐसा भी माना जा सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आपने जैसा बताया कि ममता बनर्जी ने खुद ही ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी। नंदीग्राम हाई प्रोफाइल सीट है, इसमें ऐसे कयास लग रहे हैं, हालांकि अभी ये ऐलान होना बाकी है, लेकिन पहले से ये चर्चा है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि पार्टी छोड़कर गए हैं बीजेपी में, वो यहाँ से नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। तो बंगाल के इस दंगल पर सबकी नजर है। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के आगे देखिए, ईपीएफ की ब्याज दरों में बदलाव नहीं है। বাংলাকে বিক্রি করতে যেও না। और एक अच्छी खबर यह है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ की ब्याज दर में बदलाव नहीं किया जाएगा। ये श्रम मंत्री ने जानकारी दी है कि ब्याज दर 8.5% ही रहेगी। एनडीटीवी को श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने यह बताया है। साल 2020-21 के ईपीएफ के लिए जो ब्याज दर है वो 8.5% पर रहेगी। और ये कहा गया है कि तमाम कोरोना काल में जो मुश्किलें आई उसके बावजूद इस ब्याज दर में आर्थिक संकट के बावजूद कोई कटौती नहीं की जा रही है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये एक बड़ी रिलीफ है क्योंकि हम आपके पास अभी इस चर्चा के लिए आते हैं, पर पहले सुन लेते हैं कि लेबर कमिश्नर ने इस पर क्या कहा है। एक महत्वपूर्ण फैसला श्रीनगर में लिया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कर्मचारियों के लिए, ईपीएफओ से जो जुड़े खाता धारक हैं उनके लिए। क्या फैसला है और कब से वो लागू होगा? मुझे भी ये बताया गया है कि हमारे मंत्रालय ने 8.5%
का देने का रिकमेंड किया है। और ये जो फैसला है ये अभी हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भेजेंगे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल दे देगी इसे तुरंत जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल दे देगी लागू हो जाएगा। जी, इसका कोई आकलन किया गया है कितने खाता धारक हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा? इसका आकलन ये है कि बिकॉज जैसे आपको पता है EPFO के बेनिफिशियरी कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। तकरीबन मैं ये दावे से कहता हूँ तकरीबन 5 करोड़ जो हमारे जो हैं EPFO बेनिफिशियरी हैं उनको बेनिफिट मिलेगा और कॉर्पस भी रहेगा उसके बाद भी EPF के पास। हाँ, मुझे लगता है कि इसके 8.5% देने के बावजूद भी हमारे पास तकरीबन मोर देन 250 करोड़ का बैलेंस कॉर्पस रहेगा। मतलब 8.5 इसलिए भी ज़्यादा अच्छा है बिकॉज भारत सरकार ने जैसे पेंडेमिक के दौरान भी हमने काफ़ी 8.5 ही दे दिया था और उसी को अब तो इकनॉमी हमारी वी शेप रिकवरी हो रही है तो इसमें हमने उसी को मेंटेन रखा है और इसी का दिया जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। तो हिमांशु, ये समझाइए कि ये जो फैसला है इसका क्या असर है। इस एक रिलीफ की खबर है, हालांकि प्रोविडेंट फंड पर जो इंटरेस्ट लगना है उसकी बात भी है, लेकिन अभी जो ब्याज दर है EPF पर कम से कम वो वही रहेगा। ये एक इससे रिलीफ मिलेगी वर्किंग क्लास को। ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ऐसे वक्त पर जब अर्थव्यवस्था एक संकट के दौर से गुजर रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, क्योंकि इस बैठक से पहले जो कंसल्टेशंस हुई थी स्टेक होल्डर्स के साथ मंत्रालय के बीच में, वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच में, उसमें ये सवाल उठा था कि क्या संभव होगा मौजूदा परिस्थिति में, क्या सरकार 8.5% की कमिटमेंट दे सकती है। लेकिन आखिरकार इस बैठक में ये तय किया गया कि कोरोना संकट के दौरान भी जब अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बड़े संकट में फंसी हुई थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस वक्त भी जो सरकार ने 8.5% इंटरेस्ट रेट देने का जो फैसला किया था उसको सरकार ने कायम रखा था। और दिसंबर में, हालांकि बीच में सितंबर में एक रीथिंकिंग हुई थी, लेकिन दिसंबर में फिर ये फैसला किया गया था कि एक मुश्त पेमेंट यानी एक बार में जो पूरा इंटरेस्ट पेमेंट है वो दिया जाएगा। और इसलिए ये तय किया गया कि मौजूदा परिस्थिति में जब कर्मचारी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लोगों की कमाई घट गई है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार, लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, ऐसे वक्त में बेहतर होगा कि आम कर्मचारियों को राहत देने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% रखी जाए। फिलहाल इस प्रस्ताव को, जो एक रिकमेंडेशन है अभी, उसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा जा रहा है और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद जो करीब 5 करोड़ EPF के खाता धारक हैं देश में, उनके जो अकाउंट्स हैं PF अकाउंट्स, उसमें ये 8.5% की जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक आकलन भी किया है EPFO ने कि इस फैसले के बाद भी EPFO के पास जो बैलेंस कॉर्पस बचेगा वो करीब 250 करोड़ का होगा। और इसलिए ये तय किया गया कि इस मुश्किल परिस्थिति में, हालांकि एक मुश्किल फैसला जरूर है सरकार के लिए, EPFO के लिए, लेकिन कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए तय किया गया कि इसमें अगर और कटौती की जाती है तो एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा और कर्मचारी जिनका, विशेषकर जिनका रोज़गार छिन चुका है, जिनके लिए PF का जो उनका कॉर्पस है वो एकमात्र सहारा है, उनके लिए बेहतर होगा कि इंटरेस्ट रेट 8.5% रखा जाए। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका हिमांशु। इस वक्त 5 की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध की एक और घटना सामने आई। वेब सीरीज तांडव को लेकर Amazon प्राइम की इंडिया कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए जाने पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी भी दिखाई जाती है, ऐसे में किसी को OTT प्लेटफॉर्म की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो केंद्र की नई गाइडलाइंस को देखेगा। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन लाकर एक कदम बढ़ाया था, उस कदम पर एक कुछ समर्थन जरूर मिला है, लेकिन ये गाइडलाइन कितनी सही है, ये गलत है,
ये तमाम चीजें अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं बिना किसी पिटीशन के, बिना किसी ने उसको चैलेंज किए। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि जो केंद्र सरकार गाइडलाइन लेकर आई है उसमें क्या है। तो वो सब एक अहम बात होगी कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट मान्यता देगा कि नहीं देगा। लेकिन एक सबसे अहम चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से खुद ये पहल की है, क्योंकि यहाँ पर मामला जो था वो तांडव वेब सीरीज को लेकर अग्रिम जमानत का मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे आगे बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिनेमा घर में जाकर पिक्चर देखने का, फिल्म देखने का जो जमाना है वो पुराना हो चुका है। अब लोग घर में बैठकर ही इसी तरीके से ऑनलाइन फिल्में देखते हैं और ऐसे में अब इसको रेगुलराइज करना बहुत जरूरी है, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार रखा है, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता भी दिखाते हैं। एक बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये है। तो निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बयान दिया है इसमें केंद्र सरकार को पहले चरण में हम ये कहेंगे समर्थन मिल गया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसकी गाइडलाइन उसकी सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, ये फैसला कल होगा। उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में एक नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की घर का खर्च चलाने के लिए एक ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी। मंगलवार रात जब वो काम से लौट रही थी तभी बाइक पर सवार गुंडों ने उसे उठा लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। बाद में लड़की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची तो पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने पुलिस के इस एक्शन का वीडियो बनाकर वायरल किया और जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बड़े अधिकारी एक्शन में आए हैं और एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज न करने वाले चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को तुरंत सस्पेंड किया गया है। वीडियो वायरल करने वाले दोनों लोगों पर भी एफआईआर हुई है, क्योंकि इससे लड़की की पहचान जाहिर होती है। घटना कल रात की है। कल रात में कल सायंकाल में रात्रि लगभग 11 बजे चर्चिल अधिकारी इस पीड़िता को लेकर चौकी पर गए थे और उन्होंने एक वहां वीडियो भी बनाया, लड़की का, पीड़िता का वीडियो भी बनाया। पीड़िता द्वारा जिस लड़के का नाम बताया गया है, एक लड़के का नाम बताया गया है जिसने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया, उस लड़के को हमने हिरासत में ले लिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है, मेडिकल कराया जा रहा है। साथ ही पीड़िता का वीडियो वायरल किया गया है। जो लोग चौकी पे इसको लेके आए थे, 3 लोग, उन्होंने वीडियो बनाया और उसको आज सोशल मीडिया पे वायरल किया, लड़की का चेहरा दिखाते हुए, पीड़िता का चेहरा दिखाते हुए, और इस पहचान को उन्होंने उजागर किया है। इस पर भी विधिक कार्रवाई हम लोग। ताजमहल में बम होने की फर्जी सूचना देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने फोन करके ताजमहल में विस्फोटक रखे जाने की सूचना दी, जिसके बाद कुछ देर के लिए ताजमहल को बंद कर दिया गया और पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान पर्यटकों को भी बाहर कर दिया गया था, लेकिन जांच में ये सूचना गलत निकली। बाद में ताजमहल को पर्यटकों के लिए खोला गया। पहले तो मैंने कि रामतेज हॉस्पिटल के आसपास सतर्क अलर्ट कर दो, और वहाँ पर ताजमहल के आसपास वहाँ पर भी सिक्योरिटी अलर्ट कर दो। मुझे कुछ शंका आ रही थी, इसीलिए मैंने ये कहीं बम तो नहीं लगा है। किसको फोन किया था ये? 112 पे। बम कहाँ पे रखा हुआ है? बम कहाँ पे बताई थी बात, कहाँ रखा है बम? वहाँ पर ताजमहल के आसपास या रामतेज हॉस्पिटल के आसपास ही रखा था। जो इनिशियल पुलिस की टीम का इम्प्रेशन है वह यह है कि ये जो व्यक्ति जिसका नाम विमल कुमार सिंह है, संभवतः वो मानसिक उसका संतुलन जो है वो ठीक नहीं है, दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं है। संभवतः वो किसी डॉक्टर के यहाँ से इलाजरत भी है, लेकिन फिर भी हम इसके सारे तकनीकी पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं और जो हमारी सर्विलांस की टीम है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जब ये कॉल की गई थी उस वक्त उसकी कहाँ क्या लोकेशन थी। उसका फॉलोअप जो है हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है। बड़े नेताओं ने कोरोना का टीका लगवाया है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अनिल बैजल जो कि एलजी हैं दिल्ली के, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के एलजी, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, इन तमाम लोगों को आप तस्वीरों में देख रहे हैं वैक्सीनेशन करवाते हुए। जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश,
उसके अलावा जोरमथंगा, मुख्यमंत्री मिजोरम, तो इन तमाम बड़े नेताओं ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। मैंने और मेरे माता पिता दोनों ने LNJP में वैक्सीन लगवाया है और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने हम सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि अब कोरोना से छुटकारा देने के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं। जो लोग एलिजिबल हैं वो सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं। यहाँ LNJP में भी बहुत अच्छी सुविधा है। सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो सब लोग वैक्सीन लगवाएं। इसमें अब डरने की कोई बात नहीं है। पहले जो कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी वो सब शंकाएं खत्म हो चुकी हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भी महाराष्ट्र के हालात सबसे बुरे हैं। यहां पर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 9,855 कोरोना के मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले 136 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले यहां 18 अक्टूबर को 9,060 मामले मिले थे। वहीं मुंबई में भी 2 दिन बाद फिर से 1,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही।